हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस समय। और इसके साथ साथ कुछ एक और बीमारियां हैं जो अभी देखने को और सुनने को मिली हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जान रहे हैं। और बहुत सारी स्टेट्स से, बहुत सारे राज्यों से ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे ये म्यूकरमाइकोसिस बहुत सारे पेशेंट्स को देखने को मिला है और बहुत सारे पेशेंट्स की इसकी वजह से डेथ भी हुई है। तो आज हम म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, किस तरीके से फैलता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और हमें इसको किस तरीके से डिटेक्ट करना है और हमें इसको किस तरीके से इसका इलाज होगा और किस तरीके से हम बेसिकली इससे बचें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितनी भी बीमारियां होती हैं इन सब के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ वेक्टर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है। खासकर कोविड-19 आने के बाद जो आम जनता है उनको इस वायरस शब्द से काफ़ी लोगों को परिचय हो गया है, क्योंकि पहले कॉमन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से वायरस ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को वायरस के बारे में पता है। इसी के साथ ही बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं के साथ ही एक और चीज़ होती है फंगस। फंगस यूजली जब हम देखते हैं या हम कॉमनली सुनते हैं, हम तो रूटीन में तो जो घरों में होता है वो ये दिखता है कि कहीं कहीं गार्डनिंग में या किसी जो पुरानी जगह है जहाँ सीलन वाली जगह है वहाँ पे फंगस हो गई है, या किसी में किचन में कोई जो फूड के जो अपना बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे जो खोला नहीं, वहाँ पे सीलन हो गई तो वहाँ फंगस लग गई। या आपने देखा होगा कि जो ब्रेड पे फंगस होती है, कई कई दिन पुरानी जो ब्रेड होती है उस पे फंगस लगी होती है और हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अभी तक तो फंगस का बेसिकली हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद अब जो एक फंगस हमें देखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अभी आई है, इसके इसके पेशेंट्स पहले भी थे। लेकिन अब जो इसके पेशेंट्स हैं, जो इसकी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो इसको बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। अब देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है। देखिए, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका कोई ना कोई स्प्रेड होने का एक तरीका होता है। जैसे कोविड-19 है वो एयर के थ्रू फैल सकता है, या खांसी हो या किसी ने जुकाम हो, इस तरीके से फैल सकता है। जैसे मलेरिया है वो मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ ऐसा जरिया होता है। जो म्यूकरमाइकोसिस है, बेसिकली ये जो फंगस होती है ये कुछ एक कण बनाते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ये जो स्पोर्स हैं जब हम हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हेलेशन, यानी हमारे सांस के जरिए, इन्हेलेशन का मतलब होता है सांस के जरिए जाना, या हम उन जो ये स्पोर्स कंटेनिंग जो फूड है जिन पे लगा हुआ है, जैसे पुरानी ब्रेड है या किसी भी चीज़ के फूड के ऊपर ये लगा हुआ है, तो वो हमने स्वॉलो कर लिया, यानी हमने खा लिया, तभी अंदर चला जाएगा। या फिर जो हमारा जैसे कोई ज़ख्म है, पुराना कोई ज़ख्म है या कोई हमारा ज़ख्म भर नहीं रहा है और उस पे फंगस हो गई है, उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। तो बेसिकली ये 2-3 तरीके हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो अभी देखने को मिला है, जो स्प्रेड का ज़रिया है, जो फैलने का ज़रिया है, वो है इनहेलेशन, मतलब सांस के ज़रिए ये जो स्पोर्स हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं। जो ये स्प्रेड होता है या ये जो म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस फैलता है, देखिए 2 तरीके से इसमें है कि एक तो हॉस्पिटल सेटिंग है, एक घर में है। जो भी खासकर कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या तो होम आइसोलेशन में हैं या वो हॉस्पिटल सेटिंग में हैं। तो हम दोनों में जान लेते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग में और घर पे किस तरीके से ये जो म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है, ये किस तरीके से उसको अटैक कर सकता है। हॉस्पिटल सेटिंग में जैसे बहुत सारी कुछ ऐसी बैंडेजेस होती हैं या ड्रेसिंग्स होती हैं, अगर उनको सही तरीके से डिस्कार्ड ना किया जाए उन पे भी फंगल ग्रोथ हो जाती है। या फिर अगर आपने देखा होगा कई बार अगर हम ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं उनके पास चेक करने के लिए जाते हैं, तो वो जब जीभ को दबाते हैं, जिनको टंग डिप्रेसर बोलते हैं, तो कहीं कहीं जगह वो स्टील के होते हैं, कहीं कहीं जगह वो वुडन स्पैटुला होते हैं जिनसे वो टंग को दबाते हैं। तो ये वुडन स्पैटुला खासकर है, इन पे भी फंगस ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइडली इनको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो हॉस्पिटल का जो कपड़े हैं या जो भी शीट्स होती हैं, बेड शीट्स होती हैं, इन पे भी फंगस ग्रो कर सकती है। या किसी हॉस्पिटल में जैसे वाटर लीकेज है, वहाँ पे सीलन आई हुई है या प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं है, उसकी वजह से भी जो ब्लैक फंगस है ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
देखिए ऐसा नहीं है कि जो ये ब्लैक फंगस का अटैक है या जो ब्लैक फंगस से प्रॉब्लम हो रही है ये केवल हॉस्पिटल सेटिंग में ही होगी। जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि होम में भी अपने घर में भी जो म्यूकर माइकोसिस है या ब्लैक फंगस है ये अटैक कर सकती है। उसके क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या किस तरीके से स्प्रेड कर सकती है। जैसे जो हम एसी यूज़ कर रहे हैं या कूलर यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको हमने अच्छे से सफाई नहीं करी है या उनको अच्छे से हमने सर्विस नहीं करवाई है तो उसमें भी ये जो ब्लैक फंगस है ये होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर जो हमारे बेडिंग्स हैं, खासकर जो कोविड-19 पेशेंट के बेडिंग है जो हमने आइसोलेट किया हुआ है उसको भी हमने अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया है, या आपके घर में भी सीलन आती है, जैसे वॉशरूम्स होते हैं या उनके पास के जो कमरे होते हैं उनमें सीलन आती है, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपके घर में जो बाहर अगर कोई गार्डनिंग है या उसमें बागीचा है वहाँ पे भी अगर फंगस के ग्रो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन्योर होता है या मिट्टी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी फंगस ग्रो कर सकती है। तो ये दोनों ही सेटिंग में, बेसिकली हॉस्पिटल में भी और घर पे भी, दोनों ही जगह पे म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस आपको अटैक कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि ये जो म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस है ये हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म करती है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसका ज़रिया है, ये हमारी बॉडी में जब पहुंचती है तो ये हमारी बॉडी में एक्चुअली में क्या कर देती है कि हमें इस तरीके की दिक्कत आती है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारा मोस्टली जो कॉमन इसका स्प्रेड का ज़रिया है वो इनहेलेशन है। जब भी ये स्पोर्स जो होते हैं, इसके कण जिनको बोलते हैं फंगल स्पोर्स, ये हमारी बॉडी में इनहेलेशन के ज़रिए, मतलब सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये फंगल स्पोर्स हैं ये हमारे ब्लड में मिक्स होके उसमें से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, बेसिकली ब्लड का एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। उस आयरन के साथ ये फंगल स्पोर्स जो हैं वो मर्ज कर जाते हैं, आपस में उनके साथ जॉइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। और ब्लड में प्रवेश करने के बाद ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो बिल्कुल वहाँ पे क्लॉट बन जाता है एक तरीके का, और नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस मतलब वो गल जाता है, वो काला पड़ जाता है। जब भी हमारे किसी ऑर्गन में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो काला पड़ जाता है, जैसे आपने गैंग्रीन देखा है। तो इसका बेसिकली यही होता है, जो जहाँ जहाँ पे ये पहुंचती है वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है और वो नेक्रोसिस हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है। इसका जो मेनली इफेक्ट होता है वो जैसे नोज़ हो गया या आइज़ हो गया, उसके बाद फिर ये आगे और बाकी जगह पे ट्रेवल करती है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कहाँ से एंटर करना है और किस तरीके से ये ब्लड में मिक्स होके और नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकर माइकोसिस, ये कितने तरीके की होती है। बेसिकली ये 3 या 4 तरीके की है ये। जैसे एक तो है राइनो सेरिब्रल, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, राइनो मतलब होता है नोज़, और सेरेब्रल मतलब जो ब्रेन के पार्ट, मतलब ये इसमें जो नोज़ और ब्रेन इन्वॉल्व है, नेचुरली इसमें आई भी इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरा जो सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद है स्किन इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब जो हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये 4 तरीके की बेसिकली म्यूकर माइकोसिस हो सकती है, ये सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, खासकर वो साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको सतर्क कर दें, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि अब ये अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें बहुत ही विजिलेंट हो जाना चाहिए, हमें इमीडिएटली चेकअप पे जाना चाहिए। तो वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, यदि अगर आपकी आइज़ में पेन होता है या रेडनेस होती है, लाल हो जाती हैं, या नोज़ के अराउंड भी अगर रेडनेस होती है, और इसमें कई बार आपको ब्लैक स्पॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, नोज़ के अराउंड या आइज़ के अराउंड ब्लैक स्पॉट्स शुरू में इनिशियली दिख जाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, या हेडेक हो रहा है, या आपके एक तरफ का जो राइट साइड या लेफ़्ट साइड का जो फेस है उसमें पेन हो रहा है, या आपको बार बार खांसी आ रही है, या आपको सांस की दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मतलब आपको जल्दी जल्दी सांस चढ़ रहा है, या आपको कई बार जो अगर उल्टी आई है तो उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आया है, इस तरह के जो सिम्टम है, और एक ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट आपको लग रही है कि आप उतना सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, उतने मेंटली आप साउंड नहीं लग रहे, तो ये बेसिकली एक अलार्मिंग साइंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है।
जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस होएगा, यानी जो खाने का जो सिस्टम है उसमें उनमें उनको पेट में दर्द होएगा और उनको जैसे लूज़ मोशंस हो सकती हैं, या जो उनके स्टूल्स हैं उसके अंदर भी ब्लड आ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम उनको आ सकती है। लंग वाले में जैसे अगर ब्लड आ रहा है, खांसी कर रहे हैं, उनको ब्लड आ रहा है, उस तरीके की दिक्कत होती है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से पेशेंट्स प्री डिस्पोज हैं। प्री डिस्पोज का मतलब है कि कौन से पेशेंट एट रिस्क हैं, जिनको ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। देखिए सब अभी हम रिसेंटली यही डिस्कशन चल रहा है कि हर जगह की जो डायबिटिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए डायबिटीज़ तो बहुत साल से है, बहुत साल से लोगों को है और बहुत साल से लोग उसकी मेडिसिन भी खा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा क्या हो गया कि सडनली जो डायबिटिक्स हैं वो सारे रिस्क पे आ गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं, जो शुगर वाले पेशेंट्स में, खासकर जो मेडिसिन अपनी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं और या वो उतना फॉलो नहीं कर पाते अपने ट्रीटमेंट को, और उनकी शुगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, जैसे 400-500 शुगर हो जाती हैं, वो पेशेंट जो हैं वो बहुत ही हाई रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस के शिकार होने के। और खासकर ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कोविड भी हो चुका है, वो तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है उनको, क्योंकि उससे क्या है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। डायबिटिक्स में उनमें एक एंटिटी है जिसमें इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। जिसमें ये होता है कि इसमें इनकी जो फीचर्स ये होते हैं, मेनली मैं आपको थोड़ा सा कॉमन उसमें समझा देता हूँ कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर लेवल्स होते हैं, मतलब 400-500 शुगर होती है, और उसमें एसिडोसिस हो जाती है, मतलब जो एसिडिक मीडियम हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो ये फंगस है खासकर, इसको ग्रो करने का बहुत ही अच्छा एक मीडियम बन जाता है इसके लिए, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है और एसिडिक मीडियम है, जो टिश्यू का एसिडिक मीडियम है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। उनको प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे है, जो मतलब आईसीयू में किसी भी वजह से एडमिशन है, हो सकता है कोविड की वजह से ही एडमिशन हो या कोई प्रॉब्लम उनको रही हो और वो आईसीयू में उनका स्टे जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट है कि जो स्टेरॉयड इनटेक, अब इस पे भी थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो पेशेंट्स कोविड पे हैं या जो और किसी बीमारी से प्रॉब्लम है, उनको स्टेरॉयड्स डेफिनेटली चलाने पड़ते हैं, वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन स्टेरॉयड्स का वो डबल एज वेपन होते हैं, और जैसे उनका फ़ायदा भी हो सकता है, उनका नुकसान भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जो लोग उनको पता भी नहीं है कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर जो हमारे कईयों को मिसकंसेप्शंस हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोएक्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो उनको जो कुछ पाउडर फॉर्म में देते हैं, वो ऑलमोस्ट हर जगह स्टेरॉइड ही देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद पता ही नहीं है कि हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो उनको लगता है कि हम देसी दवाई ले रहे हैं और हमारे जो जैसे घुटनों का दर्द है या किसी भी चीज़ का दर्द है वो हमारा इस दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेरॉइड इनटेक है और बहुत बहुत सालों से ले रहे हैं। उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो ये मेडिसिन ले रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से लें और बात करके लें कि ये क्या सही है या नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ पेशेंट्स को वोरिकोनाजोल एक मेडिसिन होती है वो चल रही है, वो भी इसमें प्रीडिस्पोज्ड है म्यूकरमाइकोसिस होने के, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक भी होते हैं और उनको जैसे फुट पे अल्सर होते हैं उनके, तो उनका भी जो ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर तरीके से केयर ना की जाए, उस ज़ख़म की प्रॉपर तरीके से केयर ना की जाए, तो उस पर भी फंगस होने के चांसेस, ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे भी ये फंगस जो है वो बाकी बॉडी में फैल जाता है। एक न्यूट्रोपीनिया शब्द है। न्यूट्रोपीनिया जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कम हो जाता है। एड ऑन ये जो स्टेरॉइड्स इनटेक है ये भी एड ऑन कर देते हैं, उससे भी हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। प्लस कोविड-19 हो गया, उससे भी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो गया। तो ओवरऑल सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो इस ब्लैक फंगस के ग्रो करने के लिए फेवरेबल हो जाती हैं, और ये डिफरेंट किसी न किसी ज़रिए से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है और ये फिर आगे डैमेज करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट हो गया होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी स्टेरॉयड थेरेपी दी जाती है। इसमें खुद इंड्यूस किया जाता है कि इम्यूनो सप्रेशन हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहे ताकि जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो आपका ठीक चलता रहे। तो ऐसे पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं इसके ब्लैक फंगस के शिकार होने के, खासकर ये जो अपने जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होता है जिनके।
नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की डायग्नोसिस कैसे बनेगा, उसकी टेस्टिंग कैसे होएगी। तो जैसे भी आपको ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए, इमीडिएटली आपको ये सिम्टम्स अगर ऐसे आते हैं तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ की रेडनेस आ रही है, ये एक तरफ आपको फेशियल पेन हो रहा है, या आपको कुछ यहाँ नोज़ के आसपास या आइज़ के आसपास स्वेलिंग है, या ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको एक तरफ का फेशियल पेन हो रहा है, इस तरह की आपको खांसी में जो खांसी कर रहे हैं उसमें अगर वॉमिटिंग में आपको ब्लड आ रहा है तो उसके साथ इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाना है। डॉक्टर साहब जो हैं आपको असेस करेंगे और इमीडिएटली आपका जो एक सैंपल होता है जैसे नेज़ल स्वैब हो गया या ओरल आपके ओरल कैविटी से स्वैब टेस्टिंग ले ली जाती है, जिसको कल्चर के लिए भेज दिया जाता है, और आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, और अगर दिक्कत लगती है, ज़्यादा दिक्कत लगती है तो उसके बाद एक सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। तो ये सब टेस्ट करवाने के बाद आपका डायग्नोसिस बन जाता है म्यूकरमाइकोसिस का या ब्लैक फंगस का। जो है वो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का बन जाता है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको इसको लाइटली नहीं लेना है और इसको ऐसा नहीं सोचना कि मैं घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर लूँ। आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो सबसे पहले जो खासकर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जो शुगर इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, और एक मैंने स्टेट आपको बताई है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन आपको देनी पड़ेगी, और कुछ एक जो स्टेरॉयड थेरेपी जिनकी चल रही है वो उसको भी कम करना पड़ेगा, जितने पॉसिबल हो सकता है वो धीरे धीरे उसको कम किया जाए, ताकि जो स्टेरॉयड चलाने की वजह से नुकसान हुआ है उसको थोड़ा कम किया जा सके। नेक्स्ट है कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ये जो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं और उनकी ये जैसे नोज़ हो गया या आइज़ हो गई वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी होती है, और बहुत ज़्यादा जैसे नेक्रोसिस हो गया होता है, ये पूरा एरिया जो है वो ये पूरा ब्लैक हो चुका होता है। तो ऐसे केस में जो सर्जिकल जो डिब्राइडमेंट है वो भी ज़रूरी है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट का मतलब है कि उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डेफिनेटली एनेस्थीसिया देके ये जो जितना भी सारा हिस्सा गल गया है या ख़राब हो गया है उसको सारे को हटा दिया जाता है, डिब्राइड कर दिया जाता है, मतलब साफ़ कर दिया जाता है, ताकि आगे ये इन्फेक्शन और ना फैल सके। और उसके बाद उनको आईसीयू में रखा जाता है, और एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसको एम्फोटेरिसिन बी है, ये उनको शुरू कर दी जाती है इमीडिएटली। तो ये इस तरीके की जो हॉस्पिटल में आपकी अगर जो मैनेजमेंट होगी वो कुछ ब्रीफली इस तरीके की होती है। अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए और जो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको जो ब्लैक फंगस से जो आपको बचाव हो सके और आप इसमें अपना ध्यान रख सकें। तो जैसे डूज़ हैं, आपको सबसे पहले इसमें अपना शुगर लेवल्स का ही कंट्रोल है। जब भी बात शुरू होती है म्यूकरमाइकोसिस में, इसमें डायबिटिक्स का ही सबसे नंबर 1 पर बात आती है। इसमें जैसे आपको शुगर लेवल्स अपने कंट्रोल करने हैं। जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं वो अपना शुगर का जो चेकअप है वो रेगुलरली करवाएं, अपनी मेडिसिन तरीके से लें और टाइमली लें। और जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं वो अपने स्टेरॉइड जो हैं वो कम कर दें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देसी इलाज करवा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो स्टेरॉइड ही ले रहे हैं, तो वो भी अपना जो इनटेक है वो बंद कर दें। नेक्स्ट है कुछ लोग घर पर ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिन्होंने खासकर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं आजकल के टाइम में। वो जो ऑक्सीजन का जो देने का जो फ्लो मीटर होता है उसके अंदर वाटर डालते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने के डर होता है। और जो एंटी फंगल यानी एम्फोटेरिसिन हो गई या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आप तरीके से लें, अपने आप से ज़्यादा ना लें, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लें। नेक्स्ट आते हैं डोंट्स, यानी आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसमें बेसिकली आपका यही है कि जो आपके साइंस एंड सिम्टम्स हैं खासकर म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड, उनको आप इनिशियल स्टेज पे ही डिटेक्ट करें, उनको मिस ना करें। और खासकर जैसे जिनको साइनोसाइटिस हो जाता है या जिनको ज़ुकाम हो जाता है, ऐसे पेशेंट उस चीज़ को हमेशा ये ना कहें कि ये तो बैक्टीरियल साइनोसाइटिस ही है या हमें रूटीन में ऐसे ही होता है, ऐसा मत सोचें। खासकर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं या जिनको कोविड-19 होके हटा है वो भी पेशेंट्स, या जिनके ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे मैंने बताया ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इस तरह वाले पेशेंट्स अगर इनको साइनोसाइटिस होता है तो वो उसको लाइटली ना लें, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो भी टेस्ट करवाए जाते हैं, जो भी आपको स्वैब टेस्ट या बायोप्सी या जो भी कुछ करवाया जाता है, इमीडिएटली करवाएं, उसको लाइटली मत लें, ताकि आपका जो म्यूकरमाइकोसिस का अगर ट्रीटमेंट है, अगर वो डायग्नोज होता है, वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होएगा उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस ठीक होने के ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट हम कुछ प्रिवेंशन देख लेते हैं, प्रिवेंशन के पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम इसको होने से किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। जैसे आम लोग भी हैं, कॉमन लोग हैं, वो किस तरीके से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मास्क है। मास्क आपको हर जो बैड चीज़ है एयर के अंदर, ख़राब चीज़ है एयर के अंदर, उस चीज़ से बचा सकता है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो, या आपको म्यूकरमाइकोसिस हो, चाहे आपको कोविड-19 है, मास्क का प्रयोग आपको बहुत ही ज़रूरी है। और अभी जिस हिसाब से रूल्स भी बन गए हैं कि आपको ट्रैवलिंग करते हुए या इवन कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना है। खासकर ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, शुगर वाले पेशेंट्स हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, ये कहीं पे भी जाते हों, वो आप प्लीज़ अपना मास्क हमेशा लगा के रखें और उसको कभी ना उठाएँ। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जिनका मिट्टी का काम होता है, मिट्टी में ही वो हमेशा काम करते हैं। तो उनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखने की बात है कि वो अपने जो शूज़ होते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो बड़े शूज़ होते हैं कवर करने वाले, वो डाल के ही ये काम किया जाए। और अपना जो पूरी बॉडी को कवर करके रखें। हाथ में भी अगर हाथ से काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो हाथ में भी अपने ग्लव्स डालें और मास्क डेफिनेटली डाल के रखें। और कोशिश करें अगर आई प्रोटेक्शन भी ले सकें, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। रूटीन में अगर आप इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति गॉगल्स लगा के या मास्क लगा के, ग्लव्स डाल के गार्डनिंग कर रहा है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है इसके लिए। अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, क्योंकि जो मैन्योर होता है, जो खासकर काऊ डंग मैन्योर जो हम डालते हैं, वो इनमें ये जो फंगस है ये ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और आपके किसी भी बॉडी के पार्ट, फीट के थ्रू, अगर आपके वो अनकवर्ड है, वो आपकी बॉडी में जा सकता है, या उसके स्पोर्स इनहेलेशन नाक के थ्रू भी आपके बॉडी में जा सकते हैं, अगर आपने अपने फेस को या माउथ को प्रॉपर्ली कवर नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है, जब भी आप इस तरह का कोई काम करके आएँ या गार्डनिंग करके आएँ या बाहर से कुछ आप आते हैं, तो अपने आप को पूरा एक अच्छे से पहले बाथ ले लें, अपने आप को अच्छे से पहले सैनिटाइज़ कर लें एक तरीके से। और पूरा हैंड वॉशिंग जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रिया है इन सब चीज़ों से बचने का। तो ये सब चीज़ें अगर आप जो मैन्योर्स हैं, ये बेसिकली आप अगर स्टेप्स लेंगे तो आप डेफिनेटली इससे बच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हों या क्वेरीज हों, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।